नमस्कार, स्वागत है आपका। मुंसिफ टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। चांद हुस्नो जमाल का पायकार, चांद दिल फरेब व दिलकशी का मजहर, चांद अंधेरी रात के मुसाफिरों का हमसफर, चांद जो ताजमहल को निहारे तो कभी समंदर को बेकरार कर दे, चांद जिस माँ की गोद में बैठकर हमने लोरी सुनी, चांद काली घटाओं की ओट से झांकता जैसे सियाह जुल्फों में घिरा महबूब का चेहरा, चांद जो हमारे आंगन में कभी नहीं उतरा, हम ही आए हैं तेरे दर पर तुझसे मिलने। अभी जो बातें आपने सुनी उससे आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि मैं किस मौजू पर बात करने जा रहा हूं। जी हां, चंद्रयान 3 जो इस वक्त न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सिर्फ कुछ घंटों का बाकी है फासला जब हमारा मून मिशन मुकम्मल हो जाएगा और हिंदुस्तान वो कारनामा करने में कामयाब हो जाएगा जो पूरी दुनिया में अब तक किसी ने नहीं किया है। वैसे तो हमसे पहले अमेरिका, रशिया, चाइना मिशन मून पर कामयाबी हासिल कर चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तान जो करने वाला है वो सबसे खास है क्योंकि हिंदुस्तान की कोशिश है चांद के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर उतरने की। इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान भी मौजूद रहेंगे। तमाम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहे हैं। चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में। अब ये बच्चों की कहानी बदल दी जाए तो अच्छा है, क्योंकि अब बच्चों को नई कहानी सुनाने का समय आ गया है। क्योंकि अब चांद उतना भी दूर नहीं रहा जितना हम सोच रहे थे। अब इंसान चांद पर पहुंच गया है, वहां टहल कर आया है। मिशन चंद्रयान में जहां बड़े बड़े मुल्क लगे हुए हैं, वहीं हमारा हिंदुस्तान भी पीछे नहीं रहा। इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने अब एक बड़ा धमाका किया है। ये वही वक्त था जब अंतरिक्ष एजेंसी जानबूझकर चंद्रमा पर एक स्पेसक्राफ्ट गिराने जा रही थी। भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान मिशन लॉन्च कर दुनिया को बता दिया था कि अर्थ के ऑर्बिट के बाहर किसी दूसरे खगोलीय पिंड पर वह भी मिशन भेज सकता है। उस समय तक केवल 4 अन्य देश यानी अमेरिका, रूस, यूरोप और जापान ही चंद्रमा पर मिशन भेजने में कामयाब हो सके थे। अब ऐसा करने वाला भारत 5वां देश था। चंद्रयान 1 टेक्नोलॉजी को दिखाने वाला मिशन था। इसने चांद की सतह पर पानी खोजा और इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज करा लिया। मगर इस मिशन से भारत को और भी कई फायदे हुए थे। अंतरिक्ष यान के अंदर 32 किलोग्राम का एक प्रोब था जिसका इकलौता मकसद क्रैश करना था। इसरो ने इसे मून इंपैक्ट प्रोब कहा। 17 नवंबर 2008 की रात को लगभग 8:06 पर इसरो के मिशन नियंत्रण में बैठे इंजीनियरों ने मून इंपैक्ट प्रोब को क्रैश करने की कमांड दी। चांद की खामोश दुनिया धमाके को महसूस करने वाली थी। चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई से मून इंपैक्ट प्रोब ने अपना आखिरी सफर शुरू किया। चंद्रयान से निकलने के लगभग 25 मिनट बाद इंपैक्ट प्रोब को मुसीबत का सामना करना पड़ा। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान की एक मुश्किल लैंडिंग हुई। इसरो ने एक ऐसे अंतरिक्ष यान को दूसरी दुनिया में क्रैश करके इतिहास रच दिया जो पुराने दिनों से इंसान के लिए एक पहेली बना हुआ था। जानकारी के मुताबिक चंद्रयान 1 से भेजे गए इन 3 उपकरणों इमेजिंग सिस्टम, रडार अल्टीमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर के डेटा ने साल 2019 में चंद्रयान 2 और अब चंद्रयान 3 मिशन की नींव रखी। और इससे दुनिया को एहसास हुआ कि चांद वैसा नहीं है जैसी दुनिया ने कल्पना की थी। आखिरकार ये लगभग 25 मिनट की लंबी डुबकी लगाने के बाद चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का पता लगाने वाली पहली डिवाइस बन गई थी। बाद में नासा के मून मिनरोलॉजी मैपर ने भी इसकी तस्दीक की थी। अब वक्त आया 23 अगस्त 2023 जब हिंदुस्तान चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग करने जा रहा है। दरअसल इंपैक्ट प्रोब से मिली जानकारी ने चंद्रमा की दुनिया के राज को ऐसे उजागर किया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था।
ये वो वक्त है जब हर किसी की निगाहें हिंदुस्तान के इस अहम मिशन पर टिकी हुई है, क्योंकि रूस के लूना 25 के क्रैश होने के बाद ये साफ हो गया है कि हिंदुस्तान के चंद्रयान 3 को वहाँ कोई दोस्त नहीं मिलने वाला है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद हिंदुस्तान चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन जाएगा, क्योंकि 11 अप्रैल 2019 को इजराइल का बेरशीट लैंडर चांद पर उतरने की कोशिश कर रहा था। लैंड करने से ठीक पहले इसका संपर्क मिशन कंट्रोल से टूट गया, जिसके कुछ वक्त बाद यह भी क्रैश कर गया। 7 सितंबर 2019 को भारत के चंद्रयान 2 का संपर्क विक्रम लैंडर से उस वक्त टूट गया जब वो चांद की सतह से सिर्फ 2.1 किलोमीटर दूर था। ये लैंडर चांद पर क्रैश कर गया। बाद में इसरो ने कहा कि ऑर्बिटर से मिली तस्वीर से लगता है कि विक्रम लैंडर की चांद पर हार्ड लैंडिंग हुई है। 26 अप्रैल 2023 को जापान के हाकुटो आर मिशन का भी लूनर लैंडर का संपर्क टूट गया था। चांद के साउथ पोल तक पहुंचने में रूस के लूना 25 का भारत के चंद्रयान 3 से मुकाबला हो रहा था। भारत के चंद्रयान 3 को 23 अगस्त यानी अब से कुछ घंटों के बाद चांद की सतह पर उतरना है। भारत का चंद्रयान 3 और रूस का लूना 25 अपने साथ एक लैंडर और एक रोवर लेकर अंतरिक्ष में गए थे। रूस ने 11 अगस्त 2023 को लूना 25 लॉन्च किया था, वहीं भारत ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 चांद के लिए रवाना किया है। जानकारों के मुताबिक ये दोनों ही मिशन लगभग एक वक्त पर चांद पर अपना अपना लैंडर उतारने वाले थे, लेकिन अब लूना 25 के नाकाम होने के बाद सभी की निगाहें अब चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग पर है। इधर जिस वक्त रूस के लूना 25 के क्रैश होने की खबर मीडिया से आ रही थी, लगभग उसी वक्त भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने सोशल मीडिया पर बताया भारत का चंद्रयान 3 23 अगस्त की शाम को 6:04 पर चांद पर लैंड करेगा। यह मिशन इतना अहम और मुश्किल क्यों है? इसकी बात करें तो अब तक चांद के लिए जो भी मिशन भेजे गए हैं वो चांद के नॉर्थ और मिडिल में लैंड करने के लिए भेजे गए हैं। यहाँ पर लैंडिंग के लिए जगह प्लेन है और सूरज की सही रोशनी भी आती है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव चांद का वो इलाका है जहाँ पर रोशनी नहीं पहुँचती। साथ ही इसी जगह पर चांद की सतह पथरीली, उबड़ खाबड़ और गड्ढों से भरी है। चांद के साउथ पोल से जुड़ी कम ही तस्वीरें उपलब्ध है, जिस वजह से वैज्ञानिक अब तक इस इलाके की तफसील से रिसर्च नहीं कर पाए। यहाँ सिग्नल भी कमजोर है, लेकिन देखा जाए तो चांद पर वायुमंडल जैसा कुछ नहीं है, जिससे उतरने वाले यान की स्पीड कम करने के लिए प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं मिल पाता है। अब मुंसिफ टीवी के दर्शक और मुंसिफ टीवी दुआ करता है कि चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो और हिंदुस्तान साउथ पोल पर पहुंचने वाला मुल्क बने। इस मिशन के लिए मुंसिफ टीवी की तरफ से सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत मुबारकबाद। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। बिल्कुल नाजुक घड़ी है। ये वो वक्त है जब 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है जब हम चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। उसी को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सैयद नजमुल हसन साहब हैं, जो कि प्रोफेसर हैं मैथ और मैट्रिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में। सर स्वागत है आपका, खैर मकदम है। इसके साथ ही मेरे साथ मेरे सहयोगी मोनिस अनवर भी रहेंगे। इन्हीं लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट और आम जुबान में ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो मिशन चंद्रयान 3 है वो कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ख़ास है, क्या कुछ हिंदुस्तान इसको कामयाब होने के बाद हासिल करेगा। तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सैयद साहब आप ही के पास आ रहा हूँ। 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है, नर्वस महसूस कर रहे हैं सर? सैयद नजमुल हसन साहब। जी फरमाइए। शुक्रिया बहुत बहुत जो आपने बुलाया मुझे यहाँ पर, और ये बहुत ही अहम वक्त है। सारी दुनिया देख रही है कि हम सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएंगे या नहीं, और मेरी सारी उम्मीद है कि और यकीन भी है कि हम कर पाएंगे। बिल्कुल।
मोनिस, 2019 में आप भी पत्रकारिता के दौर में तब थे, आज भी हम लगातार काम कर रहे हैं। 2019 में हमने चंद्रयान 2 देखा, अब चंद्रयान 3 देख रहे हैं। कितना फर्क महसूस करते हैं? और मुझे लगता है कि एक बड़ा फर्क है, क्योंकि जो इसरो ने, जो मुझे लगता है कि जो गलती नहीं कह सकते, लेकिन इसरो ने 95% मिशन को उस वक्त कामयाब किया था। हाँ, 5% में हम थोड़ा सा नाकाम साबित हुए। तो मुझे लगता है कि इस बार जो 2023 का ये मिशन है 2019 से इसलिए बेहतर होने वाला है क्योंकि वो 5% की जो गलती थी या कहीं के हमें नाकामी मिली थी, वो कहीं ना कहीं अब नहीं मिलने वाली है। और मैं भी इस उम्मीद में हूं कि जो 2023 का ये हमारा मिशन है, कल जो लैंडिंग होने वाली है बहुत सॉफ्ट लैंडिंग होगी, और हमारा जो ये लैंडर है जो अब नीचे उतर रहा है धीरे धीरे और अब बहुत कम समय बचा है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत आसानी से लैंड कर जाएगा और बहुत कुछ हमें चांद के बारे में, उस साउथ पोल के बारे में जानने को मिलेगा। शफान, बिल्कुल। सैयद नजमुल हसन साहब, चूंकि 650 करोड़ तकरीबन इस चंद्रयान 3 का बजट है, और मैं जो रिसर्च कर रहा था उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा जो एडवेंचर एंड गेम मूवी आई थी उसके बजट से भी ये कम बजट है जिसमें हम अपने इस चंद्रयान 3 को लॉन्च कर रहे हैं। पैसा इतना खर्च किया जाता है तो आम लोग चूंकि बोलते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, आम लोग बोलते हैं कि इतना खर्चा हम इसके ऊपर कर रहे हैं। सर, अगर आम आदमी के नज़रिए से देखें नजमुल हसन साहब, तो क्या है उनके लिए, क्या है इस मिशन में खास जिससे हिंदुस्तान की आवाम को फ़ायदा होगा? देखिए, साइंस की जो तरक्की होती है जी, वो धीरे धीरे होती है। जैसा चंद्रयान 2 भी जो है उसको हम नाकामी नहीं कहेंगे, उससे हमने सीखा जिसकी वजह से आपके मिशन बेहतर होगा। और ये जो स्पेस टेक्नोलॉजी होती है या साइंस की जो तरक्की होती है उसके जो ऑफशूट्स जो साइंस के निकलते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं। और जैसा कि पहले तो हम यही नहीं जानते थे कि ये चांद तारे किस तरह गर्दिश करते हैं, किस तरह, और वो न्यूटन के काम और आर्यभट्ट सबके काम से हमको ये पता चला कि ग्रेविटी क्या होती है और किस तरह से, और उसके वजह से आज हमारे सैटेलाइट्स काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, जिससे हम आम लोगों को, जो किसानों को बता सकते हैं कि तूफान आने वाला है या नहीं, मछेरों को बता सकते हैं कि किस तरफ। सर, जैसा हाल के दिनों में तूफान के दौरान में देखा गया था, खासकर फैनी तूफान जब आया था तब पहले ही अलर्ट कर दिया गया था, इलाकों को खाली करा दिया गया था, बहुत सी जानों को बचा लिया गया था। वैसे ही कुछ वैसे ही तो जो काम साइंस में काम आज होता है उसके आम लोगों तक पहुंचते पहुंचते वो 5 साल भी हो सकते हैं, 100 साल भी हो सकते हैं। और ये ज़रूरी है कि हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ ही जो कैमरास और इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स जो निकले हैं एस्ट्रोनॉमी, फलकियात के ज़रिए, वो मेडिकल इमेजिंग में इस्तेमाल होते हैं, वो मिलिट्री पर्पसेस में, हमारे सिक्योरिटी सिस्टम्स में काम आते हैं। तो ये हम रुक नहीं सकते एक स्टेज तक कि हम जब कर लेंगे, हमको लगातार करना होता है। इसीलिए इंडिपेंडेंस के बाद ही जब बात ये हो रही थी कि स्पेस प्रोग्राम होना चाहिए या नहीं, या हिंदुस्तान गरीब मुल्क है, जब हमारे दानिश्वर जो हमारे लोग थे वो सोचे कि दोनों तरीके से हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो साइंस की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम पीछे बढ़कर देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और इसके बहुत ज़्यादा ऑफशूट्स होते हैं जो हम महसूस नहीं करते हैं, लेकिन वो आम जिंदगी में बहुत अहम हो जाते हैं। बिल्कुल। और मोनिस लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोनिस, अगर खबरों में हम देख रहे हैं लगातार, तो दिखाया जा रहा है कि दुआओं का, प्रार्थनाओं का दौर लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमाम जगहों से इसी तरह की तस्वीरें आ रही हैं। एक कहा जा सकता है कि इमोशनली अटैचमेंट हो जाता है इस तरह के। जब हमने चंद्रयान 2 देखा था और हमने देखा था जब वो नाकाम हो गया था, तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो के दफ्तर पहुंच गए थे। जो इसरो के चीफ थे उनसे गले मिलकर जब वो रो रहे थे, उनको उनका दुख में उनका ढांढस बताते नजर आए थे। तो एक कनेक्शन हो जाता है। आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? देखो, ये जो अब दौर है ये मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट लोगों पर पड़ रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं लोग अपने आप को खुद कनेक्ट कर लेते हैं।
पहले क्या होता था कि अगर इस तरह के मिशन होते थे तो उनके अखबारों के जरिए जानकारी होती थी, बहुत सारे लोग अखबार नहीं पढ़ते थे तो वो जाहिर सी बातें कनेक्ट नहीं हो पाते थे। इस बार क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया पर हर किसी को पता है कि हमारा चांद पर जो चंद्रयान 3 है वो हमारा पहुंचा हुआ है, और ज़्यादातर लोग इस बारे में अब जानते हैं और बहुत सारे उत्सुक भी हैं कि जब हम चांद पर उतरेंगे तो किस तरह का माहौल होगा, किस तरह की चीज़ें सामने आएंगी, क्या क्या हमें जानने को मिलेगा। क्योंकि जो हमारा बचपन गुजरा है, अगर हमने उसमें देखा है कि हम चांद की कहानियां सुनते थे, लेकिन अब चांद की वो कहानियां बदलने वाली है, क्योंकि चांद की जो कहानियां हैं वो कहीं ना कहीं अब चीज़ों को चेंज कर देंगी और हमारा जो नैरेटिव है वो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कहूँगा कि इसरो का मिशन है, ये पूरे हिंदुस्तान का मिशन है। और इसरो बेशक इसमें कामयाब और नाकाम वाला मसला ही नहीं है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे हमारे नजमुल सर ने कहा। तो मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं अब ये सिर्फ इसरो का मिशन नहीं रहा, ये आम आदमी का भी मिशन हो गया है। आम आदमी चांद के बारे में और ज़्यादा जानना चाहता है, चांद की जो सतह है उसके बारे में, अब जो लैंडर हमारा उतरने वाला है उसके बारे में ज्यादा जानना चाहता है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे इसको लेकर सर्च कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब ये हर किसी का मिशन बन गया है, और इसी वजह से ये दुआएं हो रही हैं, इसी वजह से प्रार्थनाएं हो रही हैं, और आम आदमी इससे कनेक्ट होना चाहता है। बिल्कुल। इस बीच मैं चर्चा में जोड़ना चाहूंगा मकबूल अहमद साहब का, जो कि खुद एक साइंसदान हैं। सर, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो खैर मकदम है आपका मुंसिफ टीवी में। सर, 24 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है, क्या कुछ कहेंगे? मकबूल साहब सुन पा रहे हैं क्या? तो दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो मकबूल साहब से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। सैयद नजरुद्दीन हसन साहब, आप ही के पास आ रहा हूँ। अभी तक जो चल रहा है पूरा प्रोग्राम, जो जुलाई से शुरू हुआ था, अभी तक सब कुछ बेहतर तरीके से जा रहा है। जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो इसरो के वैज्ञानिक हैं, वो पूरी तरह से पॉजिटिव हैं और वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। लेकिन आखिर के जो 15 से 19 मिनट का जो वक्त है, ये बहुत अहम होने वाला है, और ये वो वक्त होगा जब दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। कितना अहम है, अगर एक आम आदमी समझना चाहे तो लास्ट के 15 से 19 मिनट का जो वक्त है वो कितना अहम क्यों है? अगर हम हमारा स्पेस प्रोग्राम देखेंगे या कोई भी नेशन का देखेंगे कि पहले रॉकेट को हमारे फिज़ा से बाहर निकालना ही एक बड़ा मसला होता था जी। और शुरू में बहुत से नाकामयाब मिशंस रहे हैं, लेकिन अब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इसरो है उसमें बहुत माहिरियत ले चुका है। जो PSLV GSLV रॉकेट्स जो हैं वो बहुत ही कामयाब है। तो ये जो शुरू का जो स्टेज एक ज़माने में जो मरहला होता था वो अब बिल्कुल अब आसान हो गया है। इसीलिए हमको कोई शक नहीं था कि हम करेक्ट ऑर्बिट में जाएंगे और चांद तक पहुंचेंगे या नहीं, राइट। और ये बहुत ख़ास बात है कि इंडियन जो सिस्टम है रॉकेट लॉन्च, जो हम मार्स के मॉम में मंगलयान में भी इस्तेमाल किए थे, वो बिल्कुल कम फ्यूल इस्तेमाल करते हुए जाते हैं। तो ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में डालते हैं, और फिर जब पेरीजी ज़मीन के करीब आता है तो थोड़ा सा बूस्ट करते हैं, और सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड, इस तरह से हम 5 ऑर्बिट कर फिर मून के ऑर्बिट की तरफ गए, और फिर डिसेलेरेट कर चांद के तरफ घूमने लगे। तो ये तो हम बहुत माहिरियत रखते हैं। अब ये है कि जब चांद पे उतरना है, सॉफ्ट लैंडिंग करना चाह रहे हैं, ये बड़ा मरहला इसलिए है क्योंकि चांद पर फिज़ा नहीं है, वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही कम है, इनफैक्ट नहीं के बराबर है। तो अगर फिज़ा एटमॉस्फेयर होता तो हवा के ड्रैग से ही थोड़ा सा जब डिसेंड करता है तो वो अपलिफ्ट होकर वो स्लो डाउन करता है। या आप पैराशूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं या होवरक्राफ्ट यूज़ करके डिसेंड कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर हवा नहीं है, इसीलिए आपको वो जब उतारना होगा तो थ्रस्ट मोटर्स होते हैं जिसको शूट करते हैं और धीरे से उतरता है। तो पहले तो 2 डायरेक्शन, एक तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है और एक वर्टिकली डाउन, और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाने लगता है। तो जैसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कम करने लगते हैं, एक स्टेज आता है जहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल बिल्कुल कम कर देते हैं, वहाँ से फिर सीधा नीचे उतरता है। तो इसमें कोई भी चीज़, अगर कोई भी एक थ्रस्ट मोटर
ठीक काम ना करे या गायरोस्कोप्स काम ना करे, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाए, तो ये गिर पड़ सकता है, लुढ़कने लगता है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उतारना होता है। और जो अबाउट 2 किलोमीटर्स पर सेकेंड के साथ डिसेंड होने लगेगा और वहाँ पर आपको बिल्कुल परफेक्ट इस किस्म का थ्रस्ट देना चाहिए, ताकि जब टच डाउन करेगा, जब उसकी 0 किलोमीटर्स पर सेकेंड होना चाहिए टच करते वक्त, उससे थोड़ा पहले वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती है, उसके टच डाउन के वक्त थोड़ी सी ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो जब टच डाउन करेगा, जब वो तो परफेक्ट जब वो होगा, तो ये सॉफ्ट लैंडिंग होगी, जिसकी वजह से हमारा जो पूरा इक्विपमेंट जो है, उसमें जो रोवर है और पूरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो बरकरार रहेगा। लेकिन सर नजमुल हसन साहब, जब चंद्रयान 2 का ऑपरेशन हम देख रहे थे तो वो सब कुछ बेहतर तरीके से चला था, उम्मीद के मुताबिक जा रहा था, लेकिन जो बाद में आउटपुट्स निकल के आया उसमें ये बताया गया कि जब वो रोवर उतर रहा था तो उसके जो चारों पिलर थे वो कमज़ोर पड़ गए थे, जिसकी वजह से वो टिक नहीं पाया था और वो नेस्तनाबूद हो गया, क्रैश हो गया था। तो क्या कुछ बदलाव इस बार रोवर में किए गए? हाँ, अब के बहुत ज़्यादा बदलाव लाए हैं, जिससे इसीलिए तो उम्मीद बहुत है कि बिल्कुल परफेक्ट लैंडिंग होगी, क्योंकि जो गलतियां जो पहले मिशन में थी, चंद्रयान 2 में थी, उस सबको दुरुस्त करने की कोशिश की है। एक तो उसके जो फीट, जो पैर हैं, वो ज़्यादा मजबूत है, उनके थ्रस्ट मोटर्स ज़्यादा पावरफुल हैं, और जो रीजन जिस पे चंद्रयान 2 डिफाइन किए थे, जिस एरिया में उतरेगा, अब के वो एरिया को 40 गुना ज़्यादा एरिया को लेकर चल रहे हैं। और जो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर जो इतने साल से जो मैप कर रहा है, उससे हमको उस ज़मीन का टेरेन ज़्यादा बेहतर मालूम हो रहा है, और इसीलिए वो लैंडिंग एरिया ज़्यादा बेहतर तरीके से हम जानते हैं। और जैसा वो डिसेंड होगा, ये इसका कैमरास भी हैं जो देखता रह जाएगा, और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल की जा रही है, जिससे वो डिसाइड करेगा कि ये ठीक नहीं है, कुछ दूर और राइट। तो इसीलिए फ्यूल भी ज़्यादा रखे हैं, और अगर ये कल अगर उतर नहीं पाया तो उनके हमारे पास इतना फ्यूल है जो 1 और महीना हम रुक सकते हैं और फिर कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल। लूना 25 की बात मोनिस लगातार हो रही है, और जिस तरह से रशिया के बारे में कहा जा रहा है, जो अब खबरें पढ़ेंगे इंटरनेशनल, उसमें कहा जा रहा है कि जो पुतिन साहब हैं वो उनकी जल्दबाजी का नतीजा है, जिस तरह से ये क्रैश कर गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, कहीं ना कहीं जो मिशन होता है वो जितना किसी एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का होता है, वो उतना ही मिशन उस देश का भी होता है, उससे उतना ही मिशन उन पॉलिटिकल लोगों का होता है। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह की खबरें आ रही हैं तो हो सकता है कि इसमें सच्चाई हो, लेकिन जब तक इस बारे में खुद वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं वो इस बारे में ना कहें, तब तक कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन मैं हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि लूना 25 का हमसे थोड़ा पहले पहुँचना, और जो भी कुछ हुआ वो दावा किया था, उन लोगों ने दावा किया था कि हिंदुस्तान से पहले हम भेजेंगे और उससे पहले लैंडिंग करा देंगे। हाँ, नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये हमारे यहाँ कहावत बहुत चलती है। तो मुझे लगता है कि लूना 25 का हमसे पहले जाना, हमसे पहले वहाँ पहुँचना, और जो हुआ वो दुखद है, मैं उसको अच्छा नहीं कहूँगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सभी मानवता के लिए बेहतर होता अगर वो भी वहाँ पर पहुँच जाते, और हमारे चंद्रयान 3 को भी वहाँ पर एक दोस्त मिल जाता। तो कहीं ना कहीं लूना 25 जो क्रैश हुआ है, मुझे लगता है कि हमारे साइंटिस्ट ने उन चीज़ों से भी सीखा होगा, उन जो कमियां लूना 25 के उतरने में रही, तो मुझे लगता है कि उन सारी चीज़ों को अब जो है और पॉइंट आउट करके और उन चीज़ों पर रिसर्च की गई होगी, और जो उन्होंने गलती की है तो मुझे लगता है कि हमारे साइंटिस्ट वो गलती नहीं करेंगे, और इस वजह से हम और सॉफ्ट लैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। बिल्कुल। नजमुल हसन साहब, जो कि हम बात लूना 25 की कर रहे हैं, तो आपसे भी समझना चाहूँगा, नजमुल हसन साहब, लूना 25 क्रैश हो गया, लेकिन रशिया आज इतना बड़ा देश है, अपने आप को इतना ताकतवर मुल्क के तौर पर वो देश के सामने रखता है, दुनिया के सामने रखता है। अगर हिंदुस्तान अपना चंद्रयान 3 मुकम्मल कर लेता है, इंशाल्लाह करेगा, तो उसके बाद हिंदुस्तान का जो कद है वो इंटरनेशनल लेवल पर क्या होगा, या फिर देश को, हिंदुस्तान को देखने का नजरिया दुनिया का क्या कुछ होगा? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम पहले होंगे जो साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे जी। तो ये नेशनल प्राइड तो ज़रूर रहेगी, खुशी होती है कि हमारा देश पहला
पहुंचा है वहाँ पर। लेकिन हम ये मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है कि हम खुश होना कि उनका नाकामयाब रहा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो रूस का बहुत हाथ रहा है हमारे स्पेस प्रोग्राम्स को शुरुआत में मदद करने का, स्पॉन्सर होना हाँ, बिल्कुल। तो ये किसी की नाकामयाबी से हम खुश होना ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि साइंस में तरक्की वो सबकी होती है, बिल्कुल। और जो साइंस निकलता है जिसके जो फायदे होते हैं वो सभी को पहुंचते हैं। तो हाँ, लेकिन बात तो खुशी की रहेगी हमारे लिए, हिंदुस्तान का हिंदुस्तानियों कितना की तरह। कद बढ़ जाएगा, क्या कुछ हिंदुस्तान का नजरिया बदलेगा? पूरी जो दुनिया हिंदुस्तान को देख रही है, हालांकि अच्छी नज़र से देख रही है, लेकिन अगर स्पेस के मौजू पे या स्पेस की अगर हम बात करें रिसर्च की, तो उसके हिसाब से कद ऊंचा होगा जाहिर तौर पे होगा। और इनफैक्ट ऑलरेडी दुनिया में जानते हैं कि इंडिया उन 5 नेशंस में है जिनका इंडिजिनस स्पेस प्रोग्राम है जो इतना सक्सेसफुल है। हमारा जो मंगलयान मिशन भी तो था, पहले अटेम्प्ट में हमने वहाँ पहुँचा, और बिल्कुल ही मिनिमल उससे, और इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की और उसकी कामयाबी दुनिया में लोग जानते हैं और मशहूर है, और ऑब्वियसली थोड़ा और बढ़ जाएगी। ठीक है, मकबूल अहमद साहब के पास आऊँगा। मकबूल साहब सुन पा रहे हैं? ठीक है मकबूल साहब, थोड़ा देर से जुड़े लेकिन फिर भी खैर मकदम है आपका। आपसे पहला तबसरा चाहूँगा, कल चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। तो ठीक से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। मोनिस आपके पास आ रहा हूँ। जब हमने चंद्रयान 3 के बारे में पढ़ना शुरू किया, लॉन्चिंग की बारी आई, तो 3 लफ्ज हमने बहुत पढ़े, जिसमें पॉपुलेशन, लैंडर और रोवर। क्या आसान लफ्जों में आप समझा पाएंगे? देखिए, रोवर की अगर मैं बात करूं, जितनी मुझे जानकारी है तो रोवर तो हमारा चंद्रयान 2 का भी अभी तक सही सलामत है, और कहीं ना कहीं उसकी जो मदद हमें मिली है वो चंद्रयान 3 में बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होने वाला है। देखिए, जब हमारी जो मिसाइल होती हैं वो उसको लेकर जाती हैं ऊपर तक, और उसको एक सेफ स्पेस जहां पर उसका वो स्पेस होता है उसको छोड़ती हैं, तो लैंडर और रोवर दोनों की अलग होने की प्रक्रिया भी बड़ी कमाल की होती है, और इस पे भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जुड़ी हुई होती हैं, निर्भर होती हैं। तो जो लैंडर है हमारा, वो उतरकर चांद की सतह पर जब वो उतरेगा तो मुझे लगता है कि सर इस बारे में ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि वो क्या क्या हमारे पास और हमें बताने वाला है, क्योंकि जो चंद्रयान 1 का जो हमने चंद्रयान 1 के थ्रू हमने जानने की कोशिश की थी कि पानी है या नहीं है, और हम उसमें सबसे पहले कामयाब रहे थे, और हमने ये पता लगा लिया था कि हाँ चांद की सतह पर पानी उपलब्ध है, और ये पता लगाने वाले हम पहले देश हैं। उसके बाद में नासा ने भी इस बात की तस्दीक कर दी थी कि हाँ चांद की सतह पर पानी अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं लैंडर और रोवर, ये बहुत ज़्यादा अहम होने वाले हैं, क्योंकि लैंडर बेशक नीचे आता है, लेकिन रोवर जो है वो एक तरीके से हमारी इसरो की आंख है, जो मैं अपने आसान शब्दों में कहना चाहूँगा, कि वो पूरी तरीके से उस लैंडर को देख रहा होता है, उसकी सारी हरकत पर नज़र रख रहा होता है, और वो उसको न सिर्फ देखता है बल्कि वो पूरा डाटा जो मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड, वो जो है हमारे स्पेस जो सेंटर है वो उस पर पहुँचाता रहता है, तो पूरी जानकारी हमें मिलती रहती है। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि एक कम्युनिकेशन का काम हमारा रोवर करता है, लैंडर ऑब्वियसली एक रिसर्चर उसको कहा जा सकता है मेरी लैंग्वेज में। बिल्कुल। नजमुल हसन साहब, क्रेटर को लेकर बार बार जिक्र हो रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर क्रेटर यानी गड्ढे बहुत हैं, कोई बड़ा गड्ढा है, कोई छोटा गड्ढा है, ये चैलेंज पैदा कर सकते हैं लैंडिंग में? हाँ, ये तो बड़ा मसला है, क्योंकि जो सदर्न हेमिस्फीयर है चांद का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रेटर्स हैं जी, तो ये एक बहुत बड़ा मरहला है। इसीलिए तो लोग परेशान हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। और पहुँचने के बाद भी, जैसे इसरो के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वो जब रोवर घूमेगा वहाँ पर भी पता नहीं किस किस्म की मिट्टी है, किस में फंस सकता है, किस में हो सकता है जी, लेकिन उम्मीद है कि सब ठीक रहेगा। और ये क्रेटर्स जो हैं वो
मुश्किलात तो पैदा करेंगे ज़रूर। मेरा एक सवाल है नजमुल साहब से। नजमुल साहब, जैसे जो हमारा चंद्रयान 1 है उसने चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के रास्ते खोले थे, तो क्या लगता है कि अब ये जो चंद्रयान 3 का अगर ये हमारा कामयाब मिशन होता है तो आने वाले और किन मिशन को हम देखने को मिलेंगे हमें, और इससे हमें क्या क्या और फायदा होने वाला है, चांद के बारे में और क्या जानकारी मिलेगी इस लैंडर के उतरने से? ये लैंडर के उतरने से बहुत फ़ायदे होंगे। एक तो अभी भी हम जानते हैं कि वहाँ की मिट्टी में एल्युमिनियम है, ओके, लोहा है, ऑक्सीजन बहुत सा है, और पानी पोल्स पे है, जो नॉर्दर्न और सदर्न पोल्स। चांद में पोल, सदर्न पोल में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर धूप कम आती है, ओके, तो बहुत ठंडा है। और अगर पानी लिक्विड फॉर्म में, पानी के बर्फ़ पानी के उसमें होता तो वहाँ के एटमॉस्फेयर नहीं होने की वजह से वो एवेपोरेट हो जाता है, राइट। तो वो जमा हुआ है इसीलिए तो वहाँ पर है, राइट। तो एक तो वो बेस बन सकता है। अब हम वो ज़माने में पहुँच रहे हैं जब स्पेस टूरिज़्म शुरू हो गई है, बिल्कुल, और कुछ ही सालों की बात है जब लोग चांद को वीकेंड के लिए जाकर आएंगे और कॉलोनाइज करेंगे। बिल्कुल। तो जब वो कॉलोनाइज करेंगे तो वो मिनरल रिसोर्सेज हमको मिलेंगे, वहाँ पर पानी मिलेगा, और वहाँ पर दूसरे जैसा मैं फलकियात में भी काम करता हूँ, तो अगर हम ऑब्जर्वेटरी बना सके वहाँ पर, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर नहीं होने की वजह से हम बहुत अच्छी तरह से आसमान देख पाएंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें खुलेंगे। और जब हम लोगों के साथ मैन्ड स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे तो ये सॉफ्ट लैंडिंग पे महारत का मिलना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, क्योंकि उसके लिए इसमें हम कामयाब रहेंगे तो लोगों को भेज पाएंगे, तो मैन्ड मिशंस होंगे और ये कई चीज़ें खोलेंगे। बिल्कुल। तो चंद्रयान 3 जो कि कल लैंड करने वाला, और तमाम देश में दुआओं का दौर ये जारी है कि ये जो लैंडिंग हो, खुदा का करम ऐसा हो कि ये सॉफ्ट लैंडिंग हो। चूँकि पिछली बार जिस तरह से चंद्रयान 2 में हमने देखा, तो जब रोवर चांद की सतह पर उतर रहा था तो वो पूरी तरह से, या फिर यूँ कहिए कि सही तरीके से लैंड नहीं कर पाया था और वो क्रैश हो गया था। इसके बाद पूरे देश में एक शोक की लहर भी थी और दुख सभी को था, क्योंकि 850 करोड़ से ज़्यादा का ये बजट था या ये मिशन था। हालांकि इस बार हिंदुस्तान ने ये एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है कि 650 करोड़ का बजट है, 200 करोड़ यहाँ पर भी हमने बजाए हैं। लेकिन अब आगे की ओर बढ़ते हैं। मोनिस के पास आऊँगा, मैं उन्हीं से भी बात करूंगा, और हमारे गेस्ट भी जुड़े रहेंगे लगातार। का चंद्रयान 3 को लेकर लगातार चर्चा जारी है। हमारे साथ स्टूडियो में नजमुल हसन साहब मौजूद हैं, जो कि अच्छी खासी जानकारी रखते हैं, साइंटिस्ट के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर सकते हैं। मोनिस अनवर भी लगातार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, इसरो के साथ भी लगातार नजमुल हसन साहब हमारे साथ काम कर रहे हैं, और उनसे तमाम जानकारियाँ हम हासिल करके अपने दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पे आऊँगा, हालांकि ये सवाल मुझे पहले करना चाहिए था, लेकिन मैं अब आ रहा हूँ, तेरा दुरुस्त है। सर, सवाल मेरा ये है कि जब हमने लॉन्चिंग देखी थी चंद्रयान 3 की, श्रीहरिकोटा से जब जो मिसाइल है ऊपर की ओर जा रही है, रॉकेट जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है, उसके बाद क्या कुछ प्रोसेस होता है वो समझना चाहेंगे आसान लफ्जों में। जब हम लॉन्च करते हैं तो आप देखे होंगे कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 बोलते हैं, राइट। तो ये एक मामूली सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हम बता सकते हैं कि अगर एक रॉकेट सिंगल स्टेज का हो तो वो हमारे अर्थ की ग्रेविटी छोड़कर जा ही नहीं सकता, राइट। एक जो हम हर साल हमारे स्टूडेंट्स को बताते हैं, सिंपल सी मैथमेटिक्स से बता सकते हैं कि क्यों हमको मल्टी स्टेज रॉकेट ज़रूरी हैं। उसमें ये होता है कि जैसा फ्यूल टैंक्स कई होते हैं, पहला स्टेज में 4 बूस्टर्स हैं, आप देखे होंगे, और वो निकलते हैं। जब उसका फ्यूल ख़त्म होता है तो वो निकल जाते हैं, जिससे उसका वज़न कम हो जाता है। फिर सेकेंड स्टेज रॉकेट में जाते हैं और थर्ड स्टेज, और हर बार उसके हिस्से निकलते जाते हैं, क्योंकि ये मास रेशियो को हम जितना कम कर सके उतना हमको बूस्ट मिलते जाता है, राइट। और एक बार हमें करेक्ट वेलोसिटी, सही ज़मीन से दूरी पर एक करेक्ट वेलोसिटी देंगे तो वो एक ऑर्बिट में आता है, चाहे वो सर्कुलर रखो आप या एलिप्टिकल ऑर्बिट रखो। ज़्यादातर एलिप्टिकल रखते हैं। एलिप्टिकल अंडे के
तरह लगता है, हाँ, नॉट एग्जैक्टली अंडा, बिल्कुल लेकिन गोल नहीं होता, लेकिन गोल, हल्के से हाँ, थोड़ा सा। थोड़ा सा ओवल शेप का होता है। जी जी। तो एक पॉइंट जिसको पेरीजी, ज़मीन के करीब होता है उसको पेरीजी बोलते हैं, और दूसरा जो दूर का पॉइंट है वो एपोजी बोलते हैं। पेरिजी और एपोजी। एपोजी। ठीक है। अगर सूरज है तो पेरीहीलियन, एपोहीलियन। तो ओके। पेरी करीब का है और एपो दूर का है। हम्म, तो इस तरह से हम एक, चक्कर अगर लगाते हैं। ऑर्बिट में, तो जब हम ट्रांसफ़र करते हैं हम्म, ज़मीन से कोई और सैयारे पर या चांद पर या कहीं, तो कई तरीके हैं उसको करने के। एक तो है एलिप्टिकल ऑर्बिट्स इस्तेमाल कर कर आप एक एलिप्टिकल से दूसरे, दूसरे एलिप्टिकल से और बड़े में करते हुए भेजते हैं, या आप डायरेक्टली एक पैराबोलिक ऑर्बिट में भेजकर भी कैप्चर करा सकते हैं। ओके। लेकिन पैराबोलिक में ये होता है कि जब पहुंचता है उसको करेक्ट पॉइंट पे डिसेलरेट करना पड़ता है सही तरीके से, और अगर गलती हो गई तो फिर वो उड़ जाता है, कहीं और निकल जाता है। कहीं और निकल जाता है। एलिप्टिकल का फ़ायदा है कि जब वो एक ऑर्बिट में आता है तो आपको फ्यूल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऑर्बिट में हमेशा घूमता रहेगा ओके, बिना इंजन स्टार्ट किए। बगैर इंजन। अगर आपको एक स्टेज से दूसरे भेजना है तो फिर थोड़े थ्रस्ट मोटर्स शूट करते हैं, थोड़ी वेलोसिटी बढ़ाते हैं, जिससे वो बड़े ऑर्बिट में जाता है। ओके। और अगर आप सेकंड पॉइंट मिस भी कर दिए तो आपको फिर मौका मिलता है, क्योंकि ये चलता रहेगा। ठीक है। राइट। तो एलिप्टिकल ऑर्बिट से ट्रांसफ़र करना बहुत ही सेफ तरीका है। ठीक है। तो उसमें टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आप सेफ तरीका सेफ है। है। और राइट, क्योंकि और हमें कई मौके मिल जाते हैं। कई मौके मिल जाते हैं। और जब ये पेरीजी पे आता है तो वो तेज़ जाता है, जब दूर रहता है तो स्लो होता है। राइट, क्योंकि वो ग्रेविटी की वजह से वो गिर रहा है। जी। तो जब वो तेज़ी से जा रहा है, आप थोड़ा सा बूस्ट कर देंगे तो बड़े ऑर्बिट में और जाता है, लंबा चक्कर और लगाएगा लंबा। और जब चांद के तरफ वो एलिप्टिकल ऑर्बिट बनता है तो वहाँ पर उसको रोकने लगते हैं, तो उनकी वेलोसिटी कम करते हैं, डी बूस्ट करते हैं, ताकि वो चांद के ऑर्बिट में आ जाए। ऑर्बिट में आ जाए। और फिर उसको बड़े ऑर्बिट से छोटे छोटे उसी तरह से आप करते हुए लाते हैं। और 30 किलोमीटर्स पेरी लूनी ऑर्बिट एंड पेरी लूनी एंड एपोलूनी। अब चांद की तरफ से हम देख रहे हैं तो चांद के करीब का पॉइंट 30 किलोमीटर है और दूर का हिस्सा 100 किलोमीटर है। ओके। उस तरह से कम करते हुए वो उसमें रखते हैं। जी। और फिर वो ऑर्बिटर जो पेलोड को, जो लैंडर जिसमें रोवर बैठा है ले जा रहा है, वो डिटैच होकर वो पाथ में आकर लैंड करता है। और जब लैंड करेगा वो, तो लैंडर में से एक पैनल निकलेगा, एक जैसा स्लोप प्लेटफॉर्म, और रोवर नीचे उतरेगा। और ये जो रोवर है वो चांद के ज़मीन पर, चांद पर घूमेगा। ठीक है। और उसमें कई कैमरास होते हैं, इंफ्रारेड कैमरास और स्पेक्ट्रोग्राफ्स, ये, और सैंपल्स ले सकता है वो, और उससे फिर वो केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, ज़मीन कितनी मजबूत है, कितनी हल्की है, ये सब ये डेटा जमा कर कर वो फिर वो बीम करता है, जो ऑर्बिटर जो है वो घूम रहा है, और ऑर्बिटर को इंफॉर्मेशन भेजते हैं, और फिर वो ऑर्बिटर से बीम हो जाता है ज़मीन की तरफ, जो हम रिसीव करते हैं। राइट। तो जैसा हम सब सुन रहे हैं कि ये हम 23rd को जो लैंड कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं साउथ पोल में, क्योंकि जब वहाँ पर साउथ पोल में सूरज की रोशनी पहुँचेगी, साउथ पोल पर उस दिन सूरज की रोशनी पहुँचेगी। तो क्या जब हमारे यहाँ 6:04 होंगे तो क्या वहाँ पर सुबह होगी वो उस वक्त की? वहाँ पर सुबह होगी, चांद के वो हिस्से में जब सुबह होगी। और चांद का दिन 14 दिन का, हिंदू ज़मीन के लूनर डे के मुताबिक 14 दिन का होता है। राइट। तो देखिए, चांद जो ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, उसका रेवोल्यूशन पीरियड और रोटेशन बिल्कुल सेम है। जी।
इसको सिंक्रोनस मोशन बोलते हैं। ओके। इसीलिए हम चांद का एक ही हिस्सा हमेशा देखते हैं। तो 28 दिन अप्रॉक्सीमेटली 28 दिन में एक चक्कर काटता है, और वो एक चक्कर जमीन के तरफ उसका एक दिन होता है जी। क्योंकि सूरज वहाँ है, जमीन यहाँ है, और ये चक्कर काट रहा है। तो ये जो हिस्सा चांद का सूरज को देख रहा है, यहाँ दिन है, और जब वो यूं आएगा तो वो रात हो जाएगी, यहाँ रात हो जाएगी जो हमारे तरफ है जी। और फिर ये तो 14 दिन का दिन और 14 दिन की रात। इसलिए चांद बढ़ता है और घटता है हमारी नजरों से, यहाँ से हमारे- अगर देखें जी। तो। जी। तो ये जो रोवर जो है उसके पैनल्स, सोलार पैनल्स होंगे जिससे वो उसका एनर्जी लेगा, जिससे वो सब काम करेगा। हम्म, और जब रात हो जाएगी चांद की 14 दिन के बाद, हम्म, तो बहुत सर्दी हो जाती है उस साउथ पोल पर। उस साउथ पोल पर, राइट। तो चूंकि एटमॉस्फेयर नहीं है, हमेशा स्पेस में ये होता है कि जब आप सूरज की तरफ रहते हैं तो गर्मी बहुत होती है, और सूरज से जब दूर जाते हैं तो बहुत सर्दी ठंड होती जाता है। तो अगर एटमॉस्फेयर हो तो ये फर्क नहीं होता है। तो 14 दिन के बाद फिर हमारा रोवर क्या अंदर चला जाएगा लैंडर में? तो नहीं, वो वहीं घूमेगा। ओके। लेकिन ये समझ लोग सोच रहे हैं कि उसका जो पूरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और शायद वो फिर काम नहीं करेंगे 14 दिन के बाद। 14 दिन तो के यानी कि जो हमें जानकारी मिलेगी वो 14 दिनों के अंदर 14 हमारे दिन- पास में अवेलेबल हो बाद। जाएगी। जी हाँ। अब उम्मीद ये है कि अगर कुछ इक्विपमेंट बर्दाश्त कर लिया और फिर 14 दिन के बाद, 14 दिन की रात के बाद सूरज पे चांद पर दिन होगा और वो हमारा और रोवर पर सूरज की किरणें पड़ेंगी। बढ़ेंगे, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट शायद फिर काम करने लगेंगे, और वो करेंगे तो हमको और फिर डेटा मिलेगा। नजमुल हसन साहब, मेरा एक सवाल था, बहुत कॉमन सा सवाल था। जब हम खबरों को पढ़ रहे थे, लगातार हम अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे थे, तो हम ये देख रहे थे कि चंद्रयान की दूरी 150 किलोमीटर रह गई है, 125 किलोमीटर रह गई है। इस दूरी को हम जब देख रहे थे तो वो सिर्फ एक डिजिट नहीं थी, जैसा मैंने लिखा भी बाकायदा कि स्पीड लिखी है 25 किलोमीटर इंटू 135 किलोमीटर। जो 2 डिजिट हैं, इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब है? हाँ, तो वही पेरीजी और एपोजी, जी। क्लोजेस्ट पॉइंट और फर्देस्ट पॉइंट। मतलब जो हमारे तो जब पास ऑर्बिट जो एलिप्टिकल ऑर्बिट में है, जी। तो एलिप्स जो है, जो हम स्कूल में आप लोग पढ़े होंगे, भूल गए होंगे, जी। उसमें 2 फोकस होते हैं, फोकाए, और इस तरह से उसका शेप होता है। और जमीन हो या चांद हो, वो एक फोकस पे होता है, जी। और वो जो सैटेलाइट हमारा है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में जा रहा है। तो वो बीच में नहीं है, अर्थ एक कोने में है। या जब चांद के नज़रिए से देखेंगे, चांद के तरफ जब घूम रहा है, तो चांद एक फोकस पे होगा, तो एक पॉइंट होगा जो उसका क्लोजेस्ट है और एक लार्जेस्ट है। तो जो 2 नंबर दे रहे हैं, 30, 100 का मतलब क्लोजेस्ट अप्रोच उसका है 30 30 किलोमीटर्स पे, और 100 जो है वो फर्देस्ट पॉइंट है। दूरी वाला पॉइंट है। तो ये जो स्पीड है, ये जो नॉर्मल स्पीड होती है उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है, या फिर क्या जो आम जिंदगी है और जो स्पेस वर्ल्ड है उससे अलग है, उससे अंतर है? नहीं, लगभग सेम है, वही स्पीड है जी। तो जब वो, जैसा मैं बता रहा था, जब क्लोजेस्ट अप्रोच पे आता है ना, तो स्पीड बढ़ जाती है। जी। लेकिन बेसिकली है, एक तो है काइनेटिक एनर्जी ½ mv², और एक है पोटेंशियल एनर्जी Gmm/r। तो ये दोनों अगर बराबर होंगे तो वो ना तो दूर चला जाएगा ना तो करीब। अगर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है Gmm/r, तो वो उसमें गिर पड़ेगा। अगर ½ mv² ज़्यादा है तो वो उड़ जाएगा। ओके। राइट। या आप देख सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों बैलेंस होना चाहिए। तो जब करीब रहेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, इसलिए वेलोसिटी भी ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो उसमें गिर पड़ेगा। तो क्लोजेस्ट पॉइंट पे वो तेज़ जाता है, और जब दूर जाता है तो वो इसकी स्पीड कम हो जाती है। Okay. तो जब वो लोग बोल रहे हैं कि 100 किलोमीटर्स पर आवर पर सेकेंड, वही स्पीड है जो हम ज़मीन पे नई उम्मीदों के साथ तो हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया है। जो डेटा अब हमारे पास आएगा, जो आउटपुट हमारे पास आएगा, क्या कुछ उम्मीद लगाई जा रही है साइंटिस्ट के द्वारा? उम्मीद तो बहुत है, इसीलिए सारा मिशन है।
तो हम चांद को बेहतर तरीके से समझेंगे। और चांद को समझने का मतलब ये है कि हम हमारा जो शम्स कमर जो पूरा सोलर सिस्टम है वो कैसे बना ये हम समझ पाएंगे, राइट। ये किस तरह वजूद में आया है जी। ज़मीन पे ज़िंदगी कैसे आई है ये हम समझेंगे। तो ये सारे सवाल जो हैं वो जुड़े होते हैं। ये कायनात कैसे बनी हम समझ सकेंगे, राइट। तो ये चांद को समझना है जो हमारा सब में करीब का जो जी, साथी है जी। उसको समझना पहला कदम है, जिससे हम अपने आप को हम ज़्यादा समझ पाएंगे। बिल्कुल। तो जी। तो क्या और फिर ये मिनरल्स को हम किस चांद को कैसा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, किस तरह से वहाँ से मिनरल्स ले सकते हैं, किस तरह से वहाँ पर कॉलोनाइज कर सकते हैं, कितना लोहा है तो ताकि हम वही लोहा इस्तेमाल कर कर वहाँ तो यानी कि वो बना जो सकते अब जो हैं। प्लॉट्स बिक रहे हैं चांद पर, तो वो दिन दूर नहीं जब इंसान वहां जाकर बसने भी लगेंगे आराम से। फिलहाल तो जो इंटरनेशनल स्पेस अंडरस्टैंडिंग है उसमें चांद पे किसी का हक नहीं है ज़मीन खरीदने वो तो एक का। बाकायदा मुआहदा हुआ है। तो एक हाँ, अभी agreement तो है। उसका कोई इनफैक्ट इंटरनेशनल उसके पूरे लॉज हैं। जी जी जी। और फिलहाल तो ज़मीन वहाँ पर हासिल करना और ख़रीदना वो बिल्कुल ही नामुमकिन, अलाउड ही नहीं है। जी। तो ये जो अफवाह सोशल है। मीडिया में वो तो अफवाह ही है। जी। तो फिलहाल तो कोई ऐसे ठीक। परमिशंस ही नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अब कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है जब चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसमें ये बात भी बताने लायक है चूंकि जो लास्ट के 19 मिनट हैं उसके बाद जो हमारा पृथ्वी से जो इसरो का जो सीधे तौर पर कनेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद एल्गोरिदम है जो उस रोवर का वो काम करेगा, वो खुद अपने तरीके से ये जगह देखेगा कि कहाँ उसको लैंड करना है, कहाँ अगर गड्ढा है तो वो किस तरह से खुद को बचा सकता है। बाकायदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहाँ पर काम करेगा, उसके बाद ये सॉफ्ट लैंडिंग होगी। और यही वजह है कि एआई वहाँ पर मौजूद है। एआई के जरिए हमें ये उम्मीद हो रही है कि शायद ये लैंडिंग इतनी सॉफ्ट हो जाए और आसानी से हो जाए और एक बार फिर हिंदुस्तान अंतरराष्ट्रीय पटल पर अपने नाम को रोशन कर पाए। और जाहिर तौर पर अगर ये मिशन जो है कामयाब हो जाता है तो उसके बाद हिंदुस्तान को पूरी दुनिया का जो देखने का नजरिया है वो जरूर बदलेगा। उसके साथ ही हम ये कहेंगे कि मुंसिफ टीवी लगातार ये दुआ कर रहा है, ये कामना कर रहा है कि चंद्रयान 3 मिशन कामयाब रहे, क्योंकि ये कल भी, हालांकि जाते जाते अपने दर्शकों को ये बताते चलेंगे, कल भी हम इसको लेकर लगातार चर्चा करेंगे, इसको लेकर बात करेंगे क्या कुछ रहा। हालांकि अब तक रिजल्ट हमारे पास आने लगे होंगे और साथ ही साथ ये बताते चलेंगे इसरो ने अपनी वेबसाइट के जरिए कुछ लिंक्स भी साझा किए हैं जिसके जरिए तमाम जगहों पर सॉफ्ट लैंडिंग जो है लाइव विजुअल उसके देखे जा सकेंगे। तो उम्मीद करेंगे कि हम आपको दिखाएं और आप वहाँ पर तमाम तस्वीरें देख सकें। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे जो मेहमान जुड़े थे, हमारे साथ सैयद नजरुल हसन साहब थे, हालांकि हमारे बाकी साथी भी हमारे साथ जुड़े। साथ ही मोनिस अनवर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सहयोग किया। फिलहाल दीजिए इजाजत, आदाब।